हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स 24 तारीख को देखिए आप सभी बच्चों के एग्जाम्स हैं साइंस और कॉमर्स वालों का। तो देखिए उन सभी बच्चों को इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में आएंगे। तो इन सभी सवालों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही लिखे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और थोड़ा सा देखिए चैनल पर जाकर चेक करते रहिएगा, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं भेजा जाता सभी बच्चों को। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत में देखिए जो नारी शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कोई एक कारण हमें बताना है कि एक रीजन बताइए क्यों हम लोग वुमेन को एजुकेट करना प्रमोट करें। तो देखिए सीधा बात है, अब क्या बोलते कह सकते हैं बच्चों, नर हो या फिर नारी हो, दोनों को क्या है, हमारे संविधान हो या फिर हमारे जगत में समान अधिकार का हक है। तो क्यों हम लोग इसे प्रोत्साहन करते हैं नारी शिक्षा को। तो देखिए नारी शिक्षा को हम लोग अगर प्रोत्साहन करेंगे तो उन्हें भी क्या बना, आत्मनिर्भर बनाना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में नारी जाति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट इन इंडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकरेज वुमेन एजुकेशन। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कुटुंबश्री क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या मैं बता देता हूँ, यहाँ आधा का होगा, ये छोटी है मिस्टेक सॉरी कर लीजिएगा। इंग्लिश में कुटुंबश्री, तो कुटुंबश्री देखिए क्या है, केरल सरकार की ओर से एक शुरू की हुई पहल है जो गरीब और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करती, कार्य करती है। यानी सीधा बात है, वहाँ जो भी गरीब महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते, काम करती है। कुटुंबश्री इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरल विच वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर एंड वुमेन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार हुआ। तो बताना देखिए चीन के किन किन एरिया में देखिए सुधार हुआ, तो बताना है। तो चीन के सुधार में प्रारंभिक चरण सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र में जो उनका एजुकेशन सेक्टर था वहां सुधारा गया, और साथ ही साथ तकनीकी सेक्टर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था, टेक्नोलॉजी का जो एरिया था उसे सुधारा गया था। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द इनिशियल फेज ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना रिफॉर्म्स वेर मेड इन फ्रंट ऑफ एजुकेशन एंड इन एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सहसंबंध गुणांक, जिसे आप कह सकते हैं बच्चों कोरिलेशन कोफिशिएंट कहा जाता है इसे, कि विभिन्न मान जब 0 होगा, 1 होगा और माइनस होगा तब हमें ये बताना क्या होता है, ये इसका बताना वैल्यू। तो देखिए सहसंबंध जिसे कोरिलेशन कहा जाता है, एक ऐसी सांख्यिकी विधि है जो आपस में संबंधित दो चर या फिर जितने भी श्रृंखला हैं उनमें कारण के संबंध रिलेशन बताया जाता है दो चरों के बीच में। सहसंबंध के परिणाम का जो अनुमान होता है वो सहसंबंध के गुणांक द्वारा यानी उनका जो मल्टीपल किया है उसके द्वारा बताया जाता है। एक होता है देखिए दो टाइप का होता है, एक पूर्ण सहसंबंध, एक सहसंबंध की अनुपस्थिति। जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो और समान अनुपात में हो तो हम इस टाइप के जो संबंध होते हैं क्या कहते हैं, सहसंबंध पूर्ण धनात्मक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा सहसंबंध होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब दोनों ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में हो तो और उनका अनुपात क्या हो, समान हो। यानी याद रखिए डायरेक्शन अगर एक है तो वो पूर्ण संबंध होगा, डायरेक्शन अलग अलग है और अनुपात सेम है तो क्या कहेंगे, सहसंबंध पूर्ण ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू जाएगा और इसका गुणांक क्या होता है, -1 होता है। अब अगला हमारा जब शून्य कब होता है, तो याद रखिएगा सहसंबंध की जब अनुपस्थिति होती है, यदि दो श्रेणियों में परस्पर आश्रितता बिल्कुल ना पाई जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उसमें सहसंबंध का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में गुणांक क्या रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसका भी यहाँ तक लिखा हुआ है, यहीं तक कंप्लीट किया हुआ है, ये छूट गया हुआ मेरे द्वारा फिर से 1 और 2 नंबर का। तो मैं ट्राई करूंगा रुकिए नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रखने का कि 1 और 2 नंबर आपको दोनों एक साथ, कुछ साल पहले के सेट में भी छूटे हुए थे इकोनॉमिक्स के, वो भी आपको करवा दूंगा और ये 2 पॉइंट जो लिखा हुआ इंग्लिश आपको लिख दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग काम चला लिए इसी से कि अगला सवाल है हमारा द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये जो है हमारा अभियान ये किस देश में शुरुआत किया गया था। तो याद रखिए कि जो अभियान यहाँ पे कैंपेन है सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो चीन यानी चाइना में स्टार्ट हुआ था। अगला हमारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिए काम के बदले, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या होता है ये जो योजना चलती सरकार द्वारा, क्या मतलब होता है इसका। तो देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है वो याद रखिएगा भारत में नवंबर 2004 में देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जाए। यानी सीधा बात है कि ये हमारे जो गांव 150 गांव लगभग पिछड़े हुए थे उन सभी को उद्देश्य बनाया गया था कि उनको पूर्ण वेतन के पूर्ण रोजगार के अवसर से उनको काम लगाया जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया गया, उनको फ्री बना दिया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य और क्या था, जल संरक्षण था, सूखे से बचाव था,
भूमि विकास था, बाढ़ पर नियंत्रण था। इस योजना का देखिए अब जो विलय है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कर दिया गया, जिसे आप लोग नरेगा के नाम से भी जानते हैं। NREGA, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। नरेगा आपने पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने दिनों का काम मिलता है नरेगा योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आपका काम रहा, इस सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज, यहाँ पर नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लास्ट में आप पढ़ सकते हैं 2005 में स्टार्ट हुआ था, और सारी बात यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा हुआ है। अगला सवाल है हमारा कि आधार वर्ष के किन्हीं 3 वांछित गुण, यानी 3 गुण बताने, 3 डिजायर्ड प्रॉपर्टी बताने किसके, बेस पीरियड के। तो देखिए पहला बात तो आधार वर्ष के 3 गुण होने चाहिए। क्या क्या? आधार वर्ष वह सामान्य वर्ष होना चाहिए जिसमें यहाँ पर ज हर्षी कार होगा, पहले बता देता हूँ, जिसमें कोई असाधारण परिवर्तन जैसे युद्ध हो, बाढ़ हो, अकाल आदि ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, आधार वर्ष माना जा सकता है। आधार वर्ष का चुनाव दिए गए अवधियों में से सतत अवधि के प्रथम वर्ष को लेना चाहिए। आधार वर्ष में तुलना करके निकाले गए जो मूल्य होता है वो हमेशा निश्चित एवं क्या होता है, सार्थक होता है, याद रखिएगा। और ये बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है कि द बेस पीरियड शुड हैव द फॉलोइंग 3 डिजायर्ड प्रॉपर्टी। द बेस पीरियड शुड बी अ नॉर्मल ईयर इन विच देयर हैज बीन नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज लाइक वॉर, फ्लड, फेमिन एटसेट्रा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ देख लीजिएगा अब लोग। अगला सवाल हमारा, राइट 1 ड्रॉबैक ऑफ मीन डेविएशन, यानी माध्य विचलन का एक दोष बताइए। तो माध्य विचलन को देखिए गणना में बीजनीय चिन्हों प्लस माइनस की अपेक्षा की जाती है, यानी जो मीन डेविएशन में अलजेब्रिक साइंस को क्या किया जाता है, जो हमारे प्लस और माइनस है उनको इग्नोर किया जाता है, याद रखिएगा मीन डेविएशन में। ठीक है, अगला हमारा माध्यिका जिसे आप लोग मीडियन कहते हैं, कि 2 गुण और दोष बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। तो देखिए माध्यिका के 2 गुण निम्नलिखित है। माध्यिका की गणना बिंदु रेखीय रीति से की जाती है, और परिणात्मक तथ्यों की गणना के साथ साथ माध्यिका के द्वारा गुणात्मक तथ्यों की गणना भी क्या होती है, संभव होती है। फिर माध्यिका के देखिए 2 दोष होंगे। माध्यिका की गणना के लिए मूल्य को आरोही, यानी सबसे पहले याद रखिए आरोही या फिर अवरोही, जिसे आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना कंपलसरी है, जबकि अन्य मापों की स्थिति में ये कंपलसरी नहीं है। और माध्यिका यह दोष है कि इसमें जो है बीजगणितीय यानी जो हमारा प्लस माइनस का रहता है वो संभव नहीं हो पाता, याद रखिएगा। और देखिए यहीं पर ये बात भी लिखी हुई है कि 2 मेरिट और 2 डिमेरिट लिखे हुए, क्या क्या 2 डिफेक्ट होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, लॉरेंज वक्र क्या होता है। तो देखिए लॉरेंज वक्र किसी देश में, लॉरेंज वक्र जो होता है वो जो जारी किया गया था किसी देश के लोगों के बीच आय का जो वहां विषमता ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का जो प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं, यानी लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू फाइंड द इनकम इनइक्वालिटी अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। ईच पॉइंट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट पीपल हु आर बिलो अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम। ये होता है हमारा लॉरेंज कर्व। और यहीं पर समाप्त होता है हमारा। आज मैंने आपको टोटल 10 सवाल करवाए। पिछले वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है 8 या 9 सवाल करवाए थे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम में तो टोटल क्वेश्चन 19 आते हैं। तो याद करिए, मैं आपको चिंता नहीं करिए, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपको 19 ही सवाल बोला जाएगा। मैं आपको 19 से ज़्यादा सवाल करवाऊंगा, जो सारे के सारे वहीं से आएंगे आपके पेपर में। जितना करवाऊंगा उसमें से 19 आएगा, ये नहीं कि पूरा कन्फर्म 19 बताने से ही मेरे सवाल पे आ जाएगा, याद रखिएगा। या फिर आपको कोई भी अगर बता रहा है तो हो सकता है, अभी हाल फिलहाल में नाम सुने होंगे अपने विनय उत्पल का, अभी उनका चैनल पूरा बंद हो चुका, लगभग बंद होने के कगार पे है। तो ऐसा काम कोई नहीं करेगा, याद रखिएगा। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर टॉपिक पे आपके रहते हैं, जो मोस्टली आपके सिलेबस सेकंड ईयर सिलेबस है, उसी के आधार पे ये सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।